देखिए आज की क्लास में क्या पढ़ने हैं हमें, अवकलन। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करना है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंस माने चीज़ों को छोटा छोटा करेंगे। अब अवकलन का अगर हम सीधे शब्दों में अर्थ समझाने का प्रयास करें तो अवकलन का अर्थ क्या है, छोटा करना। जब कोई तुम्हारे पास बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, तो अगर आपको उसे छोटे छोटे भागों में बांटना है तो हम उसका क्या कर देंगे, अवकलन। क्या कर देंगे? तो आज हमें यही सीखना है, अवकलन। ठीक है। अब अवकलन का वास्तव में अर्थ क्या है? तो अवकलन का अगर हम सीधे शब्दों में कहना चाहें तो अवकलन का अर्थ है तात्क्षणिक परिवर्तन। क्या है? तात्क्षणिक परिवर्तन। तात्क्षणिक का मतलब है इस इंस्टेंट पे कितना परिवर्तन है किसी भी चीज़ में, इस क्षण। जैसे तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल से जब तुम चलते हुए जा रहे तो तुम उस पर देख रहे हो स्पीड उसकी 40 है, तो वो कौन सी स्पीड बता रहे हैं आप? तात्क्षणिक स्पीड, तात्क्षणिक चाल, है ना। यानी उस क्षण कितनी चाल है। तुमने फिर देखा होगा कम हो गई तो स्पीड क्या हो गई, कम। ऐसे ही स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, यानी वो क्या है, तात्क्षणिक परिवर्तन। और अपन को यही समझना है कि तात्क्षणिक परिवर्तन हम कैसे पता करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये y वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक है। अब इस y वर्सेस x के ग्राफ में हमने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचा। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, और यहाँ से जो x अक्ष के साथ ये क्या बना रही, कोण कितना, थीटा। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि इसकी ढाल क्या है। ढाल माने स्लोप। स्लोप का मतलब ये है कि कोई भी रेखा x अक्ष के साथ कितना tan थीटा बनाती है। क्या? tan। ढाल का मतलब है किसी भी ग्राफ में, दिए गए ग्राफ का हमें क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। और अब आप देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने ये रखा, तो ये एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। कितना? थीटा। तो अब हम अगर बात करें, यहाँ पे हमसे बोला कि इस बिंदु पे इसकी ढाल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के समांतर क्या खींचेंगे, एक लाइन खींच दी, और यहाँ पे क्या बन गया, थीटा। और अगर ये दो बिंदु हो जाए, ये बिंदु हो गया आपका P और ये बिंदु हो गया आपका क्या, Q, और आपसे बोला कि बिंदु P और Q के बीच की ढाल ज्ञात करो। क्या करो? बिंदु P और बिंदु Q के बीच की क्या ज्ञात करो, ढाल। अब हमें जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की ढाल ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले तो tan थीटा चाहिए। अब tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे, यानी हमें लंब का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, आधार का। तो यानी हमें अभी यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमने कहा अगर हम बिंदु Q से बिंदु X पे क्या, इस पे क्या डालने, एक लंब डाल दिया। लंब डाला तो ये कितनी डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है। अब हमें बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमें दिए हैं x1, y1, और इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक हमें दिए हैं x2, y2। निर्देशांक तो सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर कितना है, x1, यहाँ पे कितना है, y1। इसी प्रकार अगर हम बिंदु Q की बात करें तो ये कितना है, y2, और ये यहाँ पे कितना है, x2। यही तो है। अगर हम बात करें ये वाली दूरी कितनी है, ये टोटल यहाँ तक x2, ये x1, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। यहाँ तक ये y2, ये y1, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो अगर हम इसकी ढाल निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। और इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका और है, हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x। ये डेल्टा क्या है, ये बताता है परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, बड़ा ना, बड़ा परिवर्तन, जिसे हम सामान्यतः औसत कहते हैं। और अगर छोटा परिवर्तन बताना हो तो हम यूज करते हैं D यानी डिफरेंशिएशन का। ये बड़ा परिवर्तन है, डेल्टा y बटे डेल्टा x। इसकी ढाल कितनी आ गई, डेल्टा y बटे डेल्टा x। अब ये तो सीधी लाइन थी, तो हमने ग्राफ इसकी आसानी से ज्ञात कर लिया।
यानी हमें क्या है, अगर कोई भी ग्राफ दिया जाए तो हमें उसका क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सीधी सी बात। और हमें टेन थीटा निकालना है तो हमें उस पर क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। सब लोग जानते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक वृत्त है, अब वृत्त को स्पर्श करती हुई जो हम रेखा खींचते हैं वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। तो अभी तो ये ग्राफ सीधी लाइन था तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया जाता, हमें फंक्शन होता चेंजिंग, यहां पर तो ये y बराबर x का ग्राफ है, अभी कुछ ऐसा ग्राफ दिया जाता हमें, तो हम कैसे ज्ञात करते इसकी ढाल। या हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया जाता ये, या हमें ऐसा ग्राफ दिया जाता, हमें इस बिंदु पे ढाल ज्ञात करनी होती, हमें इस पे ज्ञात करनी होती, तो इसकी ढाल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमें वो चीज़ सीखनी है, क्योंकि हमें सीखना है ताज छड़ के। ये तो बड़ा परिवर्तन हमें आसानी से दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, छोटा सा परिवर्तन। तो छोटा सा परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कुछ टर्म। जैसे एक टर्म होता है अचर, एक होता है चर और एक होता है फलन, ठीक है। अचर सब लोग जानते होंगे, जैसे हम कांस्टेंट कहते हैं सामान्यतः इंग्लिश में। अचर नाम से समझो, आ माने नहीं, चर माने परिवर्तित, यानी जो परिवर्तित ना हो। कहाँ पर, गणकीय संक्रियाओं में, जो मैथमेटिकल चीज़ दी है हमें उसमें क्या हो, चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाता है, अचर। जैसे हमने लिखा 5, 4 या -2 या पाई, तो ये क्या है, अचर है, ये चेंज नहीं होते। और चर की बात करें तो चर जो है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब इंग्लिश से समझो, इंग्लिश तो थोड़ी अच्छे से। वेरी माने परिवर्तित हो, यानी जो किसी गणितीय संक्रिया में क्या हो, परिवर्तित हो, जिनके मान चेंज हो सकें, वो क्या कहलाते हैं, चर। अब चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। जैसे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा y बराबर x प्लस 5। अब यहाँ पे हमें दो चर दिख रहा है, y और x, और एक अचर दिख रहा है। और ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया पूरा फलन, यानी ये y का फंक्शन है। समझना ध्यान से। अब इसमें अगर मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर क्या आएगा, 5। मैं अगर x बराबर यहाँ पे 1 रखूं तो y बराबर 6। यानी x का मान हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, और x का मान चेंज होने से y का मान अपने आप चेंज हो रहा है। यानी y का मान डिपेंड कर रहा है किसके मान पे, x के मान पे। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम उसका मान स्वेच्छा से चुन रहे। 0 रखा, 1 रखा, 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, और हमारे मान रखने से y का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और y का मान अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो डिपेंड कर रहा है, और जो डिपेंड करता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका मान हम अपने हिसाब से रखते हैं वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको पूरे टर्म में लिखा हमने, तो ये बन गया फंक्शन किसका, y का। यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको लिखने का तरीका क्या है, y बराबर फंक्शन ऑफ x, यानी y x का क्या है, फंक्शन। यानी x का मान परिवर्तित करने पर y का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। ये अगर मैं कभी लिखूं y बराबर fx, तो इसका मतलब ये है कि y फंक्शन है किसका, x का। यानी y के जो मान है वो x के टर्म में निकल के आएंगे। क्लियर है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टर्म है, अचर कांस्टेंट होता है जिसका मान गणितीय संक्रिया में परिवर्तित नहीं होता है, चर जिसका मान परिवर्तित हो सके, ठीक है।
और दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जिसका मान अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जिसका मान दूसरे पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट होता है। और फलन क्या होता है वो चीज़ भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी अब हमें यहाँ पे दिया गया है एक ग्राफ, सपोज आपको ये ग्राफ दिया गया। अब आपसे बोला है दो बिंदु हैं इसमें, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक है। और इस बिंदु P और Q के बीच में आपसे बोली है कि ढाल निकाल के बताओ। अब हम जब ढाल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक्स अक्ष के साथ थीटा, यानी हमें एक्स अक्ष के साथ क्या चाहिए, थीटा। तो हमने पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, क्योंकि जिन दो बिंदुओं के बीच की निकाली उन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, और हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से इसके साथ खींच दिया, तो ये क्या बना, यहाँ पे थीटा, ठीक है। यहाँ से भी खींच सकते हैं आप, अगर यहाँ से खींचिए तो ये बनेगा आपका थीटा। अब समझना ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची, क्या इसे स्पर्श करती हुई जा रही, नहीं, ये तो इसे काटती हुई जा रही। हमें तो स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है। स्पर्श करती हुई रेखा का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपको ये फंक्शन दिया है तो इसको स्पर्श करती हुई ऐसे ही जाए, ये तो इसे काटती हुई जा रही फलन को ऐसे, यानी इस ग्राफ को क्या हो रही, काटती हुई जा रही। तो यानी इसका मतलब हमें इसकी ढाल नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो एनसीईआरटी ने एक बात बताई है कि जैसे जैसे बिंदु Q को बिंदु P के निकट लाया जाएगा। अब समझना ध्यान से, अगर बिंदु Q इसके पास में आता हुआ चला जाता है, अगर ये बिंदु Q यहाँ पे आ गया, समझना ध्यान से, अगर ये बिंदु Q यहाँ पे आ गया तो हम इसकी स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो कुछ ऐसी खिंच जाएगी, अभी भी थोड़ी बहुत काटती हुई जा रही। हम और पास में लेकर आएंगे, हम इसे यहाँ पे लेकर आ गए, तो अब तो ये सीधी स्पर्श करती हुई चली जाएगी ना लाइन। यानी जैसे जैसे बिंदु Q को बिंदु P के निकट लाया जाता है, यहाँ पर आपके दो मान दिए रहेंगे, ये आपका क्या है, x2 माइनस x1, ये क्या है, y2 माइनस y1। तो अब हम इसमें क्या है, अगर हम आगे चलें तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे जैसे बिंदु Q को बिंदु P के निकट लाया जाता है, तो अब समझना ध्यान से, अगर हम इसे इसके पास में लेते हुए आएंगे तो डेल्टा y और डेल्टा x के मान क्या होंगे, चेंज होंगे, कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे लाया जाता है तो डेल्टा y तथा डेल्टा x के मान कम होते जाते हैं। यदि बिंदु Q बिंदु P के एकदम निकट आ जाए, अब एकदम निकट आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम ही इसके ऊपर ही आके बैठ गया ना, एकदम निकट। निकट का मतलब है जैसे ये और ये खत्म तो नहीं हुए, जैसे अभी दिख नहीं रहा होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना के देखें तो ये और एक ये, अब एकदम ये खत्म तो नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ पे, तो इनके बीच में जो अंतर है वो क्या हो गया, बहुत कम, लगभग 0 के बराबर। निकट आ जाए तो डेल्टा x टेंस टू 0 तथा डेल्टा y टेंस टू 0। अब ये हम दूसरा ग्राफ इसी का, जब ये बिंदु P और Q बहुत निकट आ गए हैं, अगर हम उसका ग्राफ खींचना चाहें तो कुछ ऐसा खींचा जाएगा, देखिए ये बिंदु P और ये बिंदु Q, ये बहुत निकट आ गए पास में।
तो अब इसी को जो टेंस टू जीरो, यानी जब ये मान डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के मान लगभग जीरो के बराबर होते हैं, तो इसी को लिखने का जो तरीका है वो है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसी को लिखते हैं हम क्या, dx। और ये आपका क्या है, डेल्टा y टेंस टू जीरो, इसी को लिखा जाता है dy। और अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dy बटे dx। तो यही है अवकलन। सामान्य सीधे शब्दों में बताना चाहें तो अवकलन क्या है, dy बटे dx, यानी ताक्षणिक परिवर्तन। यानी जब ये बिंदु P और Q के बीच की हमें क्या निकालनी है, ढाल, तो वहाँ पर ये जो dy और dx के मान है, जो x2 माइनस x और y2 माइनस y1, इनके मान लगभग कितने होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि हमें अवकलन से क्या मिलेगी, सीधी बात है, अवकलन का मतलब है टेन थीटा बराबर dy बटे dx, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्या है, फंक्शन ऑफ x। बस उसके बाद हमें दिया जाएगा, वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, जिस जगह पे पूछेगा वहाँ पे हम उसका टेन थीटा निकाल लेंगे और हमें सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए सूत्र जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो सूत्र है वो है, यदि तुम्हारा y बराबर है c, यहाँ पे जो c का मतलब है वो है कांस्टेंट, यानी अचर। यानी जब भी c कोई नंबर हो तो अगर हमें इसका अवकलन करना है तो dy बटे dx क्या होगा, इसका जीरो। यानी जब भी किसी अचर संख्या का, यानी जब भी किसी अचर का हमें क्या करना है, अवकलन, तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो। याद रखना है सभी को। और यदि तुम्हारा y बराबर है x की पावर n, y बराबर क्या है, x की पावर n, तो इसका क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले लगभग इसी से ड्राइव होंगे। क्या होगा, dy बटे dx क्या हो जाएगा, d बटे dx x की पावर n, यानी y की जगह पे हमने क्या रख दिया, x की पावर n। फिर क्या होगा, फिर होगा n बाहर, यानी जो घात है वो आई बाहर, फिर लिखेंगे x और एक पावर कर देंगे कम, एक घात क्या कर देंगे कम, तो n माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी क्या आया, n x की पावर n माइनस 1। जैसे समझिए, जैसे तुम्हें दिया है एग्जाम्पल के लिए y बराबर x की पावर 3, क्या दिया है, y बराबर x की पावर 3, तुम्हें इसका क्या करना है, अवकलन। तो कैसे करेंगे, dy बटे dx, यानी यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है, x की पावर 3, और x की पावर 3, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 3 बाहर, यानी घात माने n बाहर, फिर x, घात 1 कम कर दो, तो यानी 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3x। आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। एक और देखिए, जैसे तुम्हें दिया है y बराबर x की पावर 10, y बराबर कितना दिया है, x की पावर 10, तो इसका क्या आएगा, dy बटे dx, 10 बाहर घात x, एक घात कम कर दो, 10 की घात क्या 9, तो n की 10 x की पावर 9। ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है y बराबर c x की पावर n, c x की पावर n। c क्या है, कांस्टेंट, और x की पावर n। क्या होगा, अवकलन करेंगे तो देखिए dy बटे dx बराबर d बटे dx, y की जगह पे क्या रखना है, c x की पावर n। तो अब क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, यानी c आया बाहर, अंदर क्या बचा, d बटे dx x की पावर, देखिए यही बन गया ना, dx की पावर n बटे dx। तो क्या होगा, घात बाहर, यानी c इंटू n,
यानी c इंटू एन, यानी यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं c इंटू एन और x की पावर n माइनस 1। तो ये आएगा इसका रिजल्ट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करें, तुम्हें दिया है y बराबर 5 x की पावर 4, 5 x की पावर 4। अब तुम्हें क्या करना है इसका अवकलन, तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, dy बटे dx। तो d बटे dx 5x की पावर 4, कांस्टेंट है, c को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, x की पावर 4, फिर जो n है उसे बाहर निकाला, तो यानी 5 गुणा 4, एक घात कम कर दी, 4 माइनस 1, तो यानी 5 को 20 x की पावर। तो आंसर क्या आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला, अगर तुम्हें दिया है y बराबर 1 बटे x, y बराबर क्या दिया है 1 बटे x, और अगर तुम्हें इसका अवकलन करना है तो क्या आएगा, x है ऊपर जाएगा x की पावर माइनस 1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तुम सीधा याद रखोगे -1 बटे एक्स स्क्वायर, क्या आएगा -1 बटे एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, मन है सर कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हुआ, तो dy अपॉन डी एक्स, 1 बटे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। अगर हम इसे लिखें तो देखना ध्यान से, dx x की पावर -1, घात क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो माइनस का 1 बाहर निकाला, d बटे सॉरी अभी x बचेगा। अब x में एक पावर क्या करते हैं, कम, तो -1 और -1, तो क्या हो गया, माइनस का x -2। अब समझना ध्यान से, ये x की पावर -2 है, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो गया -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 बटे x का अवकलन कितना आया, -1 बटे, याद रखना है, ठीक है, नोट कीजिए इतना, अभी और भी है तो पहले इतना तो नोट कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आप y बराबर दिया है √x, y बराबर क्या दिया है √x, तो इसका जो अवकलन होगा dy बटे dx होगा, वो होगा 1 बटे 2√x, क्या होगा 1 बटे 2√x। ये तुम्हारा होमवर्क है, कैसे होगा वो तुम्हें करना है। थोड़ा सा मिनट दिए देते हैं, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 बटे 2, अब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है y बराबर, अगर हमें दिया है sin x, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं तो हम सीधे याद करेंगे sin x, तो इसका अवकलन क्या होगा cos x, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, यदि y बराबर दिया है तुम्हें cos x, तो इसका क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है। इसके बाद यदि y बराबर दिया है तुम्हें tan x, तो इसका क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट यदि y बराबर दिया है sec x, तो इसका क्या होगा sec x इंटू tan x, ठीक है। इसके बाद बात करें y बराबर यदि दिया है cot x, तो इसका क्या होगा dy बटे dx माइनस का cosec स्क्वायर x। और इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर तुम्हारा दिया है y बराबर cosec x, तो इसका dy बटे dx क्या होगा
माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, यदि y बराबर दिया है log x, तो इसका dy/dx क्या होगा? 1/x। अब हम बात करें एक फॉर्मूला नेक्स्ट, यदि y बराबर दिया है तो मैं e की पावर x, तो इसका dy/dx क्या होगा? e की पावर x। ये है इम्पोर्टेंट। अब हम इसके बाद बात करें एडिशन फॉर्मूला। यानी योग का फॉर्मूला, जहाँ पे हमें अलग अलग दिए होंगे, तो समझना ध्यान से। यहाँ पे आपके क्या है? u v w फंक्शन ऑफ x हैं। ये क्या है? फंक्शन ऑफ x। यानी तुम्हारा जो y दिया है वो तुम्हें दिया है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट, और भी आगे है। तो कैसे करेंगे इसका अवकलन? देखिए क्या करेंगे? dy/dx। y की जगह पे हमें क्या रखना है? u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस। तो क्या करना है? सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, अलग अलग का मतलब ये है dy/dx u प्लस माइनस dy/dx v प्लस माइनस dy/dx w प्लस माइनस डॉट। ठीक है, सबको अलग अलग करके। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, तुम्हें दिया है y बराबर x² प्लस 2x माइनस 3x 3x²। ना 3 कर दो। तो देखो इसको कैसे करेंगे? क्या कर दो? अलग अलग, x² का अलग, 2x का अलग और इसका अलग। ठीक है, तो क्या होगा? देखो पावर बाहर, 2 बाहर आ गया, फिर x, एक घात कम कर दो, 2 में से एक घात गई, कितना बचा? 1। तो यानी 2x पावर 1 प्लस इसकी पावर कितनी है? 1। ये एक स्पेशल है क्या, कि अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1, यानी किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे x 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो केवल क्या आएगा? 2 यहाँ पे, और प्लस सॉरी माइनस 3 है, 3 एक बाहर आया, 3 3 का 9, तो 9 इसकी पावर। ठीक है, नोट कीजिए इतना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो वही आपके u v क्या है? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब आपको दिया है y बराबर u इंटू वी। क्या दिया है? y बराबर u इंटू v। यानी यहाँ पे u है आपका पहला फलन और v है आपका दूसरा फलन। तो अगर हमें इसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए dy/dx यानी d/dx u इंटू वी। तो क्या होगा? पहला फलन जैसे का जैसा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन जैसे का जैसा, पहले का अवकलन। तो इसको हम हिंदी में लिख दें तो क्या लिखेंगे? पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन। प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ऐसे याद रखना इसे। ठीक है, एक फॉर्मूला और है लास्ट, y बराबर u बटे v।
डिवाइड फार्मूला, ये मल्टीप्लाई फार्मूला, ये डिवाइड फार्मूला, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला अपन सीख चुके हैं। ये क्या होगा, यानी v जैसे का जैसा, यानी हर जैसे का जैसा अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का जैसा हर का अवकलन, और बटे में हर का स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे हिंदी में, अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे में हर का स्क्वायर। अभी इनके हम एग्जाम्पल करवाते हैं सो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। तुम्हें दिया है y बराबर x साइन x, तो x हो गया पहला फलन, साइन x हो गया दूसरा फलन, दो फलन हो गए, ये फर्स्ट ये सेकंड। हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। कैसे करेंगे, dy बटे dx, यानी d बटे dx क्या लिखना है, x साइन x, यानी क्या होता है मल्टीप्लाई फॉर्मूला में पहला फलन जैसे का जैसा, माने x जैसे का जैसा, अवकलन किसका, साइन x का, प्लस दूसरा फलन जैसे का जैसा, अवकलन किसका, पहले का, यानी d बटे dx। तो क्या हो जाएगा, x साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x और x का अवकलन 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया, साइन x प्लस x cos x। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे y बराबर x बटे साइन x है, y बराबर क्या है, x बटे साइन x, तो क्या होगा, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। तो क्या था, हर जैसे का जैसा, यानी dy बटे dx करेंगे तो क्या आएगा, हर जैसे का जैसा माने साइन x जैसे का जैसा, अंश का अवकलन माने d बटे dx किसका, x का, माइनस अब अंश जैसे का जैसा d बटे dx किसका, साइन x, और बटे में साइन x का साइन x, x का 1, x जैसे का जैसा। अभी साइन x का अभी अवकलन बताया, साइन x का क्या होता है, cos x, साइन x का क्या, cos x, तो x इंटू cos x और बटे में साइन स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा क्या लिख सकते हैं इसे हम, साइन x माइनस cos x और बटे, तो ये आ गया क्या। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो घर पे जाके ज़रूर पढ़ा करो। पढ़ने का ना सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने जो क्लास ली है किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स की हो, मैथ की हो, पढ़ा, उसके बाद घर पे जाके आधा घंटा दीजिए। अगर आपने 1 घंटे पढ़ा, 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की जितनी भी है, तो उसका कम से कम 50% घर पे टाइम दीजिए। अगर आपने 1 घंटे की क्लास ली है तो आधा घंटा घर पे जाके ज़रूर पढ़ो, और बेस चीज़ें ढूंढो जहाँ पे तुम्हें क्या आई, तकलीफ़ आई, दिक्कत आई, और फिर समझने का प्रयास करो खुद से। और जब खुद से उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो फिर अपने टीचर से कंसल्ट करो, उससे बताओ कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आई थी। हम पता गलती क्या करते हैं, वही छोटी सी बात है, पढ़ा हमने यहाँ पे, घर पे जाके रिवाइज़ नहीं किया, अगले दिन हम फिर क्लास में गए और पिछली चीज़ें जब यूज़ हुई तो हमें कुछ आया ही नहीं। तो परेशानी कहाँ है, परेशानी वही है कि आपने रिवाइज़ नहीं किया, और अगर आप रिवाइज़ करके आएँ तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप रिवीजन नहीं करते।
मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद घर पे जाके रिवाइज कीजिए, इट्स नेसेसरी। शुरुआत में जोश बहुत हाई होता है, आखिरी पे सब जैसे नहीं, पानी का बुलबुला नहीं होता एकदम बनता है और फूट जाता है। पानी के बुलबुले मत बनो। अगर तुम्हें उड़ना है ना तो हमेशा अपने अंदर ना एक आग भरे रहो। ऐसा नहीं गुब्बारे में जैसे तुमने फुलाया और फिर छोड़ दिया तो सारी हवा निकल जाती है। तो वे वाले गुब्बारे मत बनो जिनको ना पहले तो हवा भर गई, किसी ने दे के मोटिवेशन, घर वालों की सोच के, किसी की सोच के, पहले तो हवा भर गई और फिर क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद फुस। तो ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो? तो बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कितनी बातें कर रही है विशाल। नहीं बातें नहीं, पहले बात समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें पता है आप लोग बहुत होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि आपको टीचर की जरूरत नहीं, आप टीचर को खुद पढ़ा दें, इतने होशियार हैं। बट ना फिर भी अगर आप बैठिए ना क्लास में तो खाली होके बैठिए, भर के मत बैठो। अगर कोई भी चीज़ पहले से भरी है तो उसमें कुछ नहीं जा पाएगा। खाली होकर आओ, खाली होके आओगे तो कुछ सीखोगे, और भरे हुए रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हैं? अब पता है दूसरी दिक्कत कहाँ आती है कि हमने आपसे बोला कि ये हो गया, अब नोट कीजिए, तो नोट करना है। नोट करने के बाद ऐसा नहीं है बट बार बार उसी को देख रहे फिर लिख रहे। अरे 20 बार तुम उसको देख रहे, फिर तुमने सीखा क्या? 1 आध 2 बार 3 बार तुम्हें देखने की जरूरत पड़ रही, चलो ठीक है, उसे खुद से लिखने का प्रयास किया कीजिए। दूसरी बात है हमेशा ना यही है यार ना, नोट्स हम भी दे देंगे, नोट्स के अलावा तुम पे किताब भी तो है, नोट्स से अच्छी तो किताब है, उसमें सब कुछ लिख रखा है, तो वही पढ़ लो। समझ रहे? तुमसे नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़कर नहीं सीख पाते उन्हें हम लिख के सीख जाते हैं। अगर आप लिखेंगे तो वो बेस्ट तरीका है, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स खुद के बनाए हुए होते हैं। तुम्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ लिखी है, हाल ही हाल तुम ढूंढ लोगे और याद कर लोगे। तुम्हें किताब में पढ़ रहे, चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, घर पे जाके तुम पढ़ने के लिए किताब पढ़ी। अब किताब में कोई चीज़ मिल गई, तुम्हें नोट्स में पता है कि तुमने कहाँ लिखा है, हाल ही हाल तुम ढूंढोगे, अच्छा ये चीज़ है यहाँ पे लिखी है, तुमने हाल ही हाल नोट डाउन कर ली, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिला किताब में, वही चीज़ जाके वो नोट कर ली। ऐसे तैयारी होती है, पता है ना? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, प्रयास करो वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, उस सब्जेक्ट में जानने का प्रयास करो, क्यों और कैसे। अगर आप क्यों और कैसे जानोगे तो आप रटोगे नहीं, सीखोगे। नंबर भले शक तुम्हारे कम आ जाएंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आगे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, खासकर कंपटीशन में। आज नंबर किसी के 99 आ गए रट्टा मार के, आपके भले शक 85 और 90 आए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर 90 से ऊपर जो परसेंटेज वाले होते हैं, ज़्यादातर उनको ऐसा देखा गया, पाया गया है कि वो किताबी कीड़ा बन के रह गए, उन्हें बाहर का कोई नॉलेज नहीं है एक्स्ट्रा। तो बाहर का नॉलेज भी रखिए। ज़्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ट पता है किसकी रही है? जिनकी परसेंटेज 75 से 90 के बीच में है, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि उनने पढ़ने के साथ साथ सोशल में भी एक्टिव रहे हैं, समाज में भी एक्टिव रहे हैं, तो उसमें भी एक्टिव रहो, है ना? बढ़िया है, तरीके से प्रयास कीजिए, है ना? कुछ 2 लाइनों के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे, है ना? अरे लेंगे ज़रूर लेंगे, सबकी सुनेंगे। देखिए आवाज़ नहीं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल
अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यानी रोना नहीं है, किसी के पास सारी सुविधाएं हैं, रहने दीजिए, हमारे पास जो है ना हम उतने में ही बेस्ट करेंगे। और पता ना जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं ना, अक्सर वो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अब सोचो जिनके घर में पहले से एसी लगी, तो वे एसी लगवाने के लिए जो मेहनत की होगी किसी ने, तभी तो वो एसी लगी। अब उन्हें पहले से लगी लगाई मिल गई, तो उन्हें तो उसके लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो ना जो मिल गया ना, जो है तुम्हारे पास, उसमें खुश रहना सीखो। असली स्ट्रगल को देखिए, जिन्होंने सच्चाई में सच में स्ट्रगल किया है। जो स्ट्रगल होता है वो तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा आयाम देता है, बहुत अच्छी सीख देता है। संघर्ष है तो ही जीवन है, संघर्ष नहीं है तो ना, जैसे जो ना बॉडी होती है, डेड बॉडी, तो उसको क्या है, 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो वैसा जीवन जीना है तुम्हें कि जो ना बढ़िया बेड पे डले डले बढ़िया आराम से सो रहे, यहाँ से गए और जाके सो गए ना। संघर्ष करो, प्रयास करो, एनर्जी है ना। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल।